वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज टॉपिक जो हमारा लास्ट क्लास में छूट गया था ट्रांसक्रिप्शन से, वहां से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इन लास्ट क्लास मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बता दिया था, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, प्रमोटर क्या होता है, और उसके अलावा वहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, और टर्मिनेटर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वो क्या क्या होते हैं उनकी मैंने बात की थी। सॉरी। तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज के अंदर एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक रो फैक्टर होता है। दोनों को मैंने बता दिया था कि सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है हमारे एक सीक्वेंस को, दैट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो प्रमोटर के अंदर प्रेजेंट था, दैट इज टाटा सीक्वेंस। ठीक है, जो दोनों के अंदर अलग अलग हो रहा था। गॉट इट। अब प्रोसेस किस तरीके से होगा ट्रांसक्रिप्शन का, उसकी यहां पे मैं बात करना चाहूंगा। तो प्रोसेस की बात करें ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म की, तो यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। तो मैं बात कर रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेन मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ध्यान से देखिए, यहां पे सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की साइट क्या है। देखिए, मैं अगर यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स के अंदर इसकी जो साइट होती है दैट इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एक खास बात है प्रोकैरियोट्स के साथ। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है वेल डिफाइंड, आप भी जानते हो सब लोग। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है, कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों कपल्ड प्रोसेस होते हैं। दिस बोथ आर कपल्ड प्रोसेस। मतलब ऐसे टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मतलब जैसे आप सपोज करो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इससे एक आरएनए बनता गया। तो जैसे जैसे ये आरएनए बनता चला जाएगा, आगे आगे इस डायरेक्शन में आरएनए बनता चला जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और पीछे ही राइबोसोम भी बाइंड कर जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस भी साथ में चालू हो जाएगी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक कपल्ड प्रोसेस है। आगे आगे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, पीछे पीछे ट्रांसलेशन होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर कहां होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। गॉट इट। और यहां पे देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स। देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स। 3 स्टेप प्रोसेस है ये। जिसको पहले प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इनिशिएशन, दूसरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इलोंगेशन, एंड जो लास्ट प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेशन। ये 3 प्रोसेस मिलके इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। इनिशिएशन स्टार्ट होना, इलोंगेशन जब हमारी जो चेन बनेगी वो किस तरीके से इलोंगेट होगी, आरएनए का जो पूरा स्ट्रैंड है वो किस तरीके से बनता चला जाएगा, और प्रोसेस खत्म किस तरीके से होगा। गॉट इट। अब इसको करने के लिए रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होगी? इस प्रोसेस को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से होती है, तो ध्यान से देखिएगा। हमें सबसे पहले चाहिए क्या? आरएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। गॉट इट। इसी का आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम है ये। गॉट इट। नाउ दूसरी चीज चाहिए यहां पे,
4 टाइप के, जैसे वहां पे याद करिए डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या हुआ था, जो डीएनए पॉलीमरेज था, डीएनए पॉलीमरेज को रिक्वायरमेंट थी किस चीज की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीएनटीपीस जिन्हें कह रहा था। तो यहाँ पे भी तो कुछ सबस्ट्रेट के तौर पे यूज किया जाएगा ना, जिसको ये आरएनए पॉलीमरेज यूज करेगा। तो इसको यूज करने के लिए ये यूज करेंगे यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को। तो यहाँ पे 4 टाइप के क्या चाहिए हमारे, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यहां पे कुछ कोफैक्टर भी चाहिए होते हैं। कोफैक्टर्स के तौर पे यहां पे मैग्नीशियम आयन। कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा, ये एंजाइम के साथ जो है ना अटैच्ड कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा। कोफैक्टर्स हमारे एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से रेगुलेट होगा, तो वहाँ मैग्नीशियम आयन उस प्रोसेस को अच्छे से करवाएंगे और आरएनए पॉलीमरेज इसके प्रेजेंस में अच्छे से काम करता है। गॉट इट। तो ये काम होता है हमारे कोफैक्टर्स का, लेकिन इसका मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा क्या है कि प्रोसेस किस तरीके से होगा, उसकी हम बात करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे 3 स्टेप हैं और तीनों स्टेप्स को मैं अलग अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है क्या, इनिशिएशन। फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, इनिशिएशन। और इनिशिएशन के अंदर क्या होगा वो भी देख लीजिए। फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, इनिशिएशन। तो देखिए इनिशिएशन कैसे होगा, क्या होगा और क्या कैसे कैसे सारा प्रोसेस हमारा होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन। तो यहां पे क्या होगा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, 5 प्राइम 3 प्राइम, उल्टा कर दिया मैंने क्या बताया था, आप हमेशा ऊपर वाले स्ट्रैंड को क्या लिखेंगे आपकी बार, 3 to 5, ठीक है, गलती नहीं करना, और 5 to 3। गॉट इट। ये रीजन है यहां पे जो प्रमोटर है। प्रमोटर के अंदर हमारा वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर अलग अलग होता है ना। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस मैंने बताया था आपको, TA TA AT, और यूकैरियोट्स के लिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया था आपका, दैट इज TA TA। सिंपल सा बात है, गॉट इट। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग है, जिसे मैं प्रिब्नो बॉक्स कह रहा था, और जो टाटा बॉक्स है इसे हॉग्निस बॉक्स कहते हैं। दोनों अलग अलग होंगे, तो चलो मैं इसको अलग अलग कर ही देता हूं। ये जो है ये है यूकैरियोट्स के अंदर जो टाटा बॉक्स है, ये सीक्वेंस, ठीक है, इसे हॉग्निस बॉक्स भी कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है TATA AT, ये किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, जिसे मैं क्या कहता हूं, प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स। गॉट इट। तो ध्यान से देखिए भाई कि आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम था, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम था, ये एक होलो एंजाइम था जिसके अंदर मैंने यूनिट्स बताई थी आपको, जिसमें 2 अल्फा की यूनिट है, एक बीटा नॉट मौजूद था, एक ओमेगा था और एक सिग्मा था, ठीक है, और एक रो भी था।
तो मैंने बताया था आपको हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, सिग्मा से और रो से। किससे? सिग्मा और रो, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज है साहब, आरएनए पॉल या आरएनए पॉलीमरेज। इसके अंदर कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ये रिकॉग्नाइज करेगा इसको, किसको, यहाँ पे जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, प्रोकैरियोट के अंदर अलग है, यूकैरियोट के अलग। तो फॉर एग्जांपल यहाँ टाटा है, तो टाटा को ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। और जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, ये आ गया, ये लग गया यहाँ पे आरएनए पॉल। ठीक है जी, आरएनए पॉलीमरेज लग गया यहाँ पे, तो प्रोसेस क्या हो गया, इनिशिएट हो गया, मतलब स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। अब क्या होगा कि जहां पे ये बाइंड करा है, जहां पे इसने बाइंड किया है, वहां पे काम होगा भाई, वहां पे एक काम होगा। देखिए क्या काम होगा, मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, ये सिग्मा बना दीजिए, क्या है ये, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा। तो जहां पे भी ये बाइंड करेगा, वहां पे, जैसे वहां पे हेलिकेज कर रहा था ना, लोकल अनवाइंडिंग, जैसे डीएनए के अंदर हो रहा था ना भाई, डीएनए के अंदर जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, याद करिए, ये ओराई था, हेलिकेज आके क्या कर रहा था, यहाँ से ओपन कर दे रहा था ना, ऐसे दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दे रहा था ना, कुछ काम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी इसी तरीके से काम होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस तरीके से ओपन, ठीक है, इस तरीके से ये ओपन लूप स्ट्रक्चर बन जाएगा। पोलैरिटी लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, ठीक है जी। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, ओपन लूप स्ट्रक्चर या ट्रांसक्रिप्शन बबल या ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। तो यहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज है जी। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बढ़ता है, और कॉम्प्लीमेंट्री किसके बनाएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के। तो इसी तरीके से एक आरएनए तैयार होना शुरू होगा। तो अब क्या होगा, दूसरा स्टेप, दैट इज व्हाट, इलोंगेशन। क्या होगा, इलोंगेशन। और इलोंगेशन में भाई साहब ये इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये जो हमारा आरएनए है ये भी बनता चला जाएगा, ये आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी भाई, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आरएनए पॉलीमरेज की, किसकी भाई, आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करेगा जी, यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पे, इसके तौर पे, सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेगा किसको, एटीपी, सीटीपी, यूटीपी एंड टीटीपी, टीटीपी सॉरी नहीं, यहाँ पे होगा जीटीपी, क्योंकि मैं वही चीज बोलना चाह रहा था और वही चीज मैंने गलत लिख दी, कि हमारा आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, वहां पे यूरेसिल होता है। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, तो थाइमिन आरएनए के अंदर नहीं होगा। तो हमारे जो 4 नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, वो कौन कौन से हैं, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेडिन एंड ग्वानिन। ये चारों आरएनए पॉलीमरेज इंट्रोड्यूस करेगा इस चेन में, और वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे,
3:5 के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और सिमिलर किसके होंगे, 5:3 के सिमिलर होंगे। बस जहां पे यहाँ पे टी है तो वहां पे यू लग जाएगा आरएनए में, बस ये डिफरेंस आएगा। सेम होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के आरएनए, बस जैसे ए टी टी जी सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यू यू और जी जी रहेगा, सी सी रहेगा। तो ये हमारा आरएनए तैयार हो गया जो इससे होना था। तो इसी तरीके से इलोंगेशन होता चला जाएगा। ठीक है भाई। अब ये इलोंगेशन कब तक होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज जब तक चलता जाएगा जब तक टर्मिनेटर ना आए। यहाँ पे साहब आपका टर्मिनेटर है, ये आपका क्या है, टर्मिनेटर। ठीक है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए बनाता 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 ये पहुंच गया आरएनए इसके पास, किसके पास, टर्मिनेटर के पास। और जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा तो तीसरा स्टेप हो जाएगा, तो थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा कि जो बना हुआ आरएनए है और आरएनए पॉलीमरेज है, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये नेसेंट आरएनए। क्या कह रहा हूं इसे मैं, नेसेंट आरएनए, इसको दो नाम दे रहा हूं मैं, नेसेंट आरएनए या HNRNA। HN का मतलब है, HN का मतलब है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब कहोगे कि सर ये आपने क्या बोल रहे हो कि ये नेसेंट या हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ये क्या हो गए, यहाँ से रिलीज हो गए, इससे अलग हो जाएंगे बिल्कुल। डीएनए स्ट्रैंड अलग, आरएनए पॉलीमरेज अलग, नेसेंट आरएनए अपना अलग। ठीक है। इसे नेसेंट क्यों कहा जा रहा है, तो याद करिए जब मैंने आपको बताया था सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन के अंदर दो चीजें बताई थी कि हमारा डीएनए के अंदर जो पार्ट है वहां पे कुछ कोडिंग पार्ट भी है, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी है। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है उन्हें हम इंट्रॉन्स कह रहे थे। तो ये जो नेसेंट आरएनए बनता है इसके अंदर इंट्रॉन्स मौजूद है, इसके अंदर क्या है, इंट्रॉन्स मौजूद है और एक्सॉन्स भी मौजूद है। तो इंट्रॉन्स तो नॉन कोडिंग पार्ट है, तो नॉन कोडिंग पार्ट इनसाइड आरएनए इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रॉन, एंड कोडिंग पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन। तो इंट्रॉन्स को तो हटाना पड़ेगा ना, वो तो एक डिस्टर्बिंग इंटरवीनिंग सीक्वेंस है। अब जब तक उन्हें नहीं हटाएंगे तो क्या प्रोटीन ऐसे बनेगी, थोड़ी सी कोडिंग प्रोटीन बन जाए, थोड़ी सी नॉन कोडिंग प्रोटीन बन जाए, ऐसे नहीं बनेगी ना भाई। जैसे सपोज करो ये जो है नेसेंट आरएनए कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने पोलैरिटी लिख दी आरएनए की जो बन के आया, और यहाँ पे क्या है, ये देखिए इंट्रॉन भी है, ये इनमें एक्सॉन भी है, फिर एक्सॉन है, फिर इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है। तो ये जो इंट्रॉन्स हैं तो क्या प्रोटीन हमारी कुछ ऐसी बनेगी क्या कि थोड़ी सी कोडिंग प्रोटीन बन जाए, फिर बीच में नॉन कोडिंग नॉन फंक्शनल प्रोटीन हो गई, फिर ऐसे कोडिंग प्रोटीन बन गई, फिर नॉन फंक्शनल प्रोटीन। तो ऐसे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन ऐसे नहीं हो सकता, तो इनको हटाना जरूरी है इनको। ठीक है, ये जो हमारे इंट्रॉन्स हैं इन्हें यहां से निकालना बहुत जरूरत है। गॉट इट। और ये आरएनए अभी बेशक इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो, लेकिन इसके दोनों एंड पे 5 प्राइम एंड पे भी और 3 प्राइम एंड पे भी इसके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस लाने बहुत जरूरत है। मतलब चेंजेस क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये जो मॉडिफिकेशन है वो किस तरीके से होगी उसकी भी बात देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आरएनए है, जो नेसेंट आरएनए यहाँ पे बना, अब इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा, और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के जो स्टेप्स हैं वो भी देख लीजिए। फिर मैं इसे डिक्टेट करूंगा, आपको लिखना है। गॉट इट। और फिर आरएनए पॉलीमरेज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आरएनए पॉलीमरेज के भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज को मैंने आपके सामने एक ही रखा क्योंकि बुक में इतना ही था। गॉट इट। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स बताए हुए हैं एनसीईआरटी में,
आरएनए पॉलीमरेज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आपको भी वो टाइप समझने हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और बहुत छोटे से पैराग्राफ में, एक 2 लाइन में खत्म है और आपने उतनी सी इंफॉर्मेशन है, 3 नंबर आपके आ जाएंगे। गॉट इट। तो देखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये नेसेंट आरएनए तैयार हो चुका है फाइनल। ये टर्मिनेटर पे पहुंचते ही टर्मिनेशन हो जाएगा प्रोसेस का, आरएनए पॉलीमरेज और नेसेंट आरएनए बिल्कुल रिलीज हो जाएंगे। क्या होगा, ये अलग हो गए वहां से, क्या हो गए, रिलीज कर दिए गए। गॉट इट। अब देखिए कि ये जो नेसेंट आरएनए बना, ये आगे कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा और क्या काम होगा। और इसे क्या कह रहे थे हम लोग, इसे अभी तक मैंने क्या कहा है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अभी देखिएगा क्या होगा, इस हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए या नेसेंट आरएनए को कन्वर्ट करा जाएगा मैसेंजर आरएनए में। और मैसेंजर आरएनए वो मेन आरएनए है जो ट्रांसलेशन कर सकता है, जो ट्रांसलेशन करेगा, जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में, ध्यान से समझिएगा। और आरएनए के भी कुछ टाइप होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ जी, देखिए भाई, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, देख लीजिए ये काम कैसे होता है। देखिए होगा क्या कि जो हमारा सबसे जो अभी आरएनए यहाँ पे कोने में मैंने लिखा था, जिसको मैं क्या लिख रहा था, ये नेसेंट आरएनए, क्या लिख रहा था, नेसेंट आरएनए। और उसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला था भाई आपको, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये दोनों एक ही आरएनए है, ठीक है। ये है, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, इसमें ये इंट्रॉन लगे हुए हैं, ये इंट्रॉन लगे हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये इसको कन्वर्ट करा जाना है एक एमआरएनए के अंदर, किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर बदल दिया जाएगा इसको, ठीक है, एमआरएनए के अंदर बदला जाएगा। और जब एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। क्या करेंगे, इस एचएनआरएनए को एमआरएनए में बदलने के लिए 3 स्टेप्स की जरूरत है। कितने, 3 स्टेप्स की जरूरत है। वो 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जिसे कहते हैं हम लोग 5' कैपिंग, क्या कहेंगे, 5' कैपिंग। दूसरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग आपका स्प्लाइसिंग, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। और तीसरा स्टेप होता है इसमें 3' टेलिंग, इसे पॉली एडिनाइलेशन भी कह देते हैं, इसे पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप ये तीनों स्टेप्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे। तो कैसे होगा ये, देख लीजिए कैसे होगा ये, वो भी देख लीजिए। हाँ जी, सबसे पहला 5' कैपिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। मतलब क्या होगा, ये जो 5' एंड है और ये 3' एंड है एचएनआरएनए का, इस 5' एंड के ऊपर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या लिख बोला मैंने, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लग जाती है। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका बहुत रेलेवेंस है भाई, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का बहुत रेलेवेंस है। क्यों,
जब भी राइबोसोम जब आगे प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, मतलब जब ट्रांसलेशन होगा, तो उस टाइम पे राइबोसोम जब भी आते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, सबसे पहले इस 5' कैप को पहचानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5' कैप को पहचानते हैं। उसके बाद मतलब जैसे रिकॉग्नाइज करने के लिए वहां पे सिग्मा फैक्टर जो था आरएनए पॉलीमरेज का, वो प्रमोटर के अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को जो है वहां पे पहचान रहा था ना, पहचान के वहां पे बाइंड कर रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी तो ऐसा होगा ना, जब ट्रांसलेशन होगा तो कोई तो ऐसी चीज है ना जो यहाँ पे इसको पहचान करवाए कि हाँ यही एमआरएनए है। तो ये राइबोसोम्स को यहाँ पे बाइंड करवा के ट्रांसलेशन करवाने में 5' कैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और 5' एंड पे क्या आके लग जाते हैं, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाते हैं। ये पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। गॉट इट। अब क्या होता है, अब मैंने क्या बताया, इस एचएनआरएनए में ये इंट्रॉन्स भी हैं मौजूद। ये भाई साहब ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन्स है, ये सारे इंट्रॉन हैं। अब इन इंट्रॉन्स को भी हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने 5' कैप की रेलेवेंस क्या बताई, 5' कैप लगनी क्यों जरूरी है, 5' कैप क्यों जरूरी है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर राइबोसोम बाइंडिंग और इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तब तक नहीं होगा जब तक 5' कैप नहीं होगी। अब दूसरा स्टेप है जिसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं जी, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के अंदर क्या किया जाएगा, इन इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा। अब इन इंट्रॉन्स को हटाने के लिए एक हमारी प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो देखिएगा क्या करेगी वो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये आरएनए है। यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप 5' एंड पे, ये कैप तैयार हो चुकी है ये। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन्स लगे हुए हैं जी, ये इंट्रॉन्स लगे हुए हैं। अब एक प्रोटीन आती है, मैंने क्या बताया, उसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इनको शॉर्ट फॉर्म में SNRNPs भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, SNRNP और स्नर्प्स भी कहते हैं इनको। ये एक या तो हम लोग SNRNP भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा नाम है इनका स्नर्प्स, SNURPS स्नर्प्स। इन्हें दो नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में तो SNRNPs कह सकते हो, क्योंकि S से स्मॉल, N से न्यूक्लियर, R से राइबो, N से न्यूक्लियो, P से प्रोटीन, तो SNRNP है स्नर्प्स। तो ये जो SNRNP है ये आके क्या करती है भाई साहब, यहाँ पे ना इकट्ठी होती है, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ये बहुत सारी SNRNP प्रोटीन है जिसने इसके ऊपर आके कॉम्प्लेक्स बना लिया जी, ये बन गया कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। ठीक है, और ये जो SNRNP कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या हुई, बहुत सारी SNRNP प्रोटीन थी जो यहाँ पे आके इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया। और इस SNRNP के कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे लगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम, यहाँ पे भाई साहब स्प्लाइसियोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्प्लाइसियोसोम बन जाएगा। और स्प्लाइसियोसोम को यहां से कट करके निकाल देगा ये स्प्लाइसियोसोम इसको क्या करेगा, यहां से कट कर देगा। कितने, ये सारे इंट्रॉन वाले हिस्से हैं, ये सब इंट्रॉन वाले इंटरवीनिंग सीक्वेंस है। और इंट्रॉन्स को यहां से सबको बाहर कर दिया जाएगा, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इंट्रॉन्स लो बाहर निकल के भाग गए। ठीक है जी। और अब क्या होगा, अब क्या होगा कि तीसरा स्टेप होगा जिसे हम कहते हैं क्या, 3' टेलिंग, जिसे कहते हैं हम लोग
3' टेलिंग। यहां पे क्या किया जाएगा, चलो पहले तो एक काम करते हैं, 3' टेलिंग बाद में करते हैं। सबसे पहले इन इंट्रॉन्स को बाहर निकलवा दिया ना, तो ये जो एक्सॉन एक्सॉन है इनको भी जुड़वा देते हैं एक साथ। पहले ये एक्सॉन एक्सॉन जो बचे हैं इनको भी जोड़ देते हैं एक साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है, ये एक्सॉन वाला ये वाला हिस्सा तो यहाँ से बाहर हो गया, ये इतना हिस्सा भी यहाँ से बाहर हो गया, ये भी हिस्से बाहर, ये जो बचे हुए हैं बीच बीच के सीक्वेंस, इनको एक साथ यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया जाएगा। ये जुड़ गए एक्सॉन, ये जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया, और यहाँ पे लगा दो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पे, और ये 3' एंड अभी भी सूना बचा हुआ है, 3' एंड अभी भी खाली है। तो अब क्या होगा, तीसरा स्टेप, अब क्या होगा, थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, 3' टेलिंग, और इसी स्टेप को बेटा कहते हैं हम लोग पॉली एडिनाइलेशन। एडिनाइलेशन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि ये है 5' कैप मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये 3' एंड है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, इस 3' एंड पे लमसम 200 से 300, कितने, 200 से 300 एडिनाइलेट लगा दिए जाएंगे। और अब ये जो है यहां पे बना हुआ बना है जो, इसे हम लोग mRNA कहेंगे। क्या कहेंगे, मैसेंजर आरएनए। अब ये फुली फंक्शनल आरएनए है। अब ये आरएनए mRNA बन चुका है, जो कभी एक HNRNA हुआ करता था, और बनने के बाद ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा, न्यूक्लियस के बाहर भेज दिया जाएगा, क्या, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए या ट्रांसलेशन करने के लिए। तो ये न्यूक्लियस को छोड़ेगा और न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हमारी साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा, और वहां पे इसका ट्रांसलेशन में रोल होगा। तो नाउ दिस mRNA आफ्टर फॉर्मेशन विल मूव टू साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर। गॉट इट, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारा होता है पूरा प्रोसेस। गॉट इट। लेकिन एक चीज है बेटा, जैसे मैंने आपको वहां पे रेट बताया था, मैंने जब डीएनए सिंथेसिस का रेट बताया था, तो मैंने क्या बोला था कि भाई इकोलाई के अंदर लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जुड़ते हैं। कब, जब मैंने डीएनए रेप्लिकेशन की बात करी थी, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करी थी। और डीएनए रेप्लिकेशन का जो साइट होता है वो क्या होती है भाई, न्यूक्लियस ही तो होती है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की साइट है वो भी न्यूक्लियस है, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो भी न्यूक्लियस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या है, तो भाई साहब जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन का रेट न्यूक्लियस के डीएनए रेप्लिकेशन के मुकाबले बहुत कम होता है। यहाँ पे अराउंड 40 से 50 न्यूक्लियोटाइड, 40 से 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जो है जुड़ते चले जाएंगे। 40 से 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आ रही है मेरी बात समझ में। तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसका भी रेट जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन के रेट से बहुत ज्यादा कम होता है। गॉट इट। अब एक चीज है मैंने अभी आपको बताई नहीं, जो मैं बता रहा था, क्या कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है उसके भी 3 टाइप होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज किस तरीके से काम करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ और टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। सो सी, इन सबको अभी मैं डिक्टेट कर दूंगा, तो आपको वो लिख लेना है। बहुत आसान है चीजें, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम आराम से रिलैक्स्ड वे में आपको समझाई जा रही हैं, और मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से समस्या
नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, टाइप ऑफ आरएनए polymerase. So there are basically three type of RNA polymerases which are present and code for different type of RNA. एक होता है RNA polymerase type 1, एक होता है RNA polymerase type 2 और एक होता है RNA polymerase type 3। तीन टाइप के हैं भाई। तो ये जो RNA polymerase type 1 है, ये क्या करता है, ये हमारा बनाता है राइबोसोमल आरएनए को। किसको? आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए, आर मतलब क्या है? राइबोसोमल। और ये राइबोसोमल आरएनए की कई यूनिट्स को बनाता है बेटा। ये हमारे राइबोसोमल आरएनए की कई यूनिट्स को बनाता है। और वो यूनिट कौन कौन सी है? वो है 5.8s, 18s और 28s। ये तीन यूनिट्स हैं। अब कहोगे कि ये सर ये क्या बकवास बता रहे हो तुम, क्या है ये 5.8, 18? तो बेटा आप लोगों ने कभी 11th क्लास में पढ़ा हो तो आपने पढ़े होंगे ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 70s टाइप का राइबोसोम होता है, यूकैरियोट्स के अंदर 80s टाइप का राइबोसोम होता है। फिर आपने और पढ़ा हो थोड़ा बहुत, अगर पढ़ाई करी हो तो वहां पे और पता चला होगा कि जो 70s होता है इसमें भी दो यूनिट होती है, एक 50s एक 30s। ठीक है। और अगर 80s की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी एक 60s होती है और एक 40s होती है, पढ़ा होगा। तो ये जो आपने 60s और 40s और ये 50s और 30s के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपने ये तो दो छोटी सब यूनिट्स के बारे में बात करी जो इसको मिलके बना रही हैं, इसको मिलके ये दोनों मिला बना रही हैं। ठीक है। लेकिन इनको भी बनाने के लिए और छोटी सब यूनिट्स होती हैं। इनको भी 30s को 40s को 50s को 60s को बनाने के लिए भी और छोटी सब यूनिट्स हैं जो मौजूद होंगी। तो उनमें से ही ये यूनिट्स हैं 5.8s, 18s, 28s जो इन बड़ी यूनिट्स को बनाएंगी। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो राइबोसोमल आरएनए की ये तीनों यूनिट्स को बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज 1 का है। गॉट इट। और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो बनाएगा वो बनाता है हमारा किसको? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए को, एचएनआरएनए। और ये एचएनआरएनए इज अ प्रिकर्सर। ये क्या है? प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है। किसके प्रिकर्सर? ये प्रिकर्सर। तो ये प्रिकर्सर के किसके तौर पे काम करता है? ये हमारे आपके एमआरएनए के प्रिकर्सर के तौर पे काम करेगा। किसके? एमआरएनए के प्रिकर्सर के तौर पे काम करेगा। और ये लास्ट वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है, लास्ट वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? वो बनाएगा हमारा एक तो टीआरएनए। और एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या करेगा? एक तो बनाएगा टीआरएनए, एक बनाएगा एसएनआरएनए। टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। अभी बताऊंगा इसका क्या है, इसको पढ़ना है हमें ट्रांसफर आरएनए को। एसएन का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एक है आपका क्या, जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ यहाँ पे इसने 5.8 बनाई थी, एक यूनिट रह जाती है 5s, तो ये बनाता है 5s आरएनए। जो बची हुई है ना एक यूनिट राइबोसोमल आरएनए की, वो ये बनाता है। और इसके अलावा एक और बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। हालांकि इसका बुक में विवरण नहीं दिया गया हुआ है इसका आरएनए पॉलीमरेज 3 में एससीआरएनए। बाकी ये तीन आरएनए आपके बताए हुए हैं। अब बेटा मैंने एक चीज स्किप कर गया जो मुझे जस्ट अभी याद आई जब मैं यहाँ पे था लिख रहा था। जो हमारा टर्मिनेशन होगा ना, अभी ऐड कर लेना इस चीज को वहां पे,
मेरे दिमाग से स्लिप हो गई वहां पे, जल्दबाजी या स्पेस वहां की कमी थी, तो उस कारण वो दिमाग से स्लिप हो गई, अभी जस्ट याद आई है। ट्रांसक्रिप्शन जब बता रहा था, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा टर्मिनेटर है, ये हमारा टर्मिनेटर है। तो जैसे जैसे यहां पे प्रमोटर को, इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया था आरएनए पॉलीमरेज के सिग्मा ने, किसने? सिग्मा ने या सिग्मा फैक्टर ने। इस टर्मिनेटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड हो चुका है, इसकी रो फैक्टर, कौन? रो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। बस ये चीज मैं भूल गया था बतानी आपको वहां पे, कि रो फैक्टर टर्मिनेशन करवाएगा वहां पे, कहां पे? ट्रांसक्रिप्शन पे। अभी कॉपी के अंदर जहां पे भी लिखा है, आप उसको जो है थोड़ा सा एक उसमें रो ही लगाना है, बाकी तो कोई चीज नहीं लिखाई तो मैंने है नहीं। तो रो फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन एंड द सिग्मा फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन। गॉट इट? तो सिग्मा का काम है इनिशिएट करवाना, रो का काम है टर्मिनेट कराना। तो वो चीज आप वहां पे कर लीजिएगा ऐड अपने हिसाब से। गॉट इट? तो ये जो है सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। गॉट इट? अब इसको मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन से। गॉट इट? और हर स्टेप को पहले ट्रांसक्रिप्शन में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उसे लिख लेंगे, ठीक है, वहां से जो भी मैं बोल रहा हूं, और फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और फिर आपका आरएनए। इसको लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है, इतना याद करना है बस, इतना सा याद करना है। बाकी ये 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का, और बच्चे जनरली इसको स्किप कर देते हैं कि यार ये क्या आएगा ये, लेकिन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन से। तो ट्रांसक्रिप्शन में आप लिखेंगे सब, लिखिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। तो लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच डीएनए मैसेज, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच डीएनए मैसेज is copied into a strand of mRNA is called transcription, Next point, it take place in nucleus, Next point, the transcription require RNA polymerase, a DNA template। DNA template कौन है वहां पे? वहां पे DNA template के तौर पे कौन है भाई? जो हमारे टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड थे उनकी बात करी जा रही है। A DNA template, 4 type of ribonucleosides, 4 type of ribonukleosides, triphosphates, and certain cofactors such as magnesium Mg2+, and certain cofactors such as magnesium Mg2+। लिखिए, हेडिंग डालेंगे आप, हेडिंग डालिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड in 3 steps, in 3 steps। सबसे पहला लिखेंगे इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। तो इनिशिएशन हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे हेयर द एंजाइम RNA polymerase, here the enzyme RNA polymerase bind at the promoter site, of DNA, and initiate the process of transcription,
the process of transcription. Next point, it causes the local unwinding of DNA double helix. It causes the local unwinding of डीएनए डबल हेलिक्स। मैंने आपको बताई थी ना कि वहां पे लोकल अनवाइंडिंग करते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन बबल या ओपन लूप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, तो उसी की बात हो रही है इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट, एन इनिशिएशन फैक्टर, और इनिशिएशन फैक्टर कौन सा था भाई? ये सिग्मा फैक्टर present in RNA polymerase initiate the RNA synthesis, तो इनिशिएट हो गया आपका प्रोसेस। अब क्या होगा? इलोंगेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप इलोंगेशन। इलोंगेशन के बारे में लिखेंगे, the RNA chain is synthesized in 5' to 3' direction। तो डायरेक्शन पोलैरिटी हमेशा क्या रहेगी? हमेशा वो 5' to 3' डायरेक्शन रहती है। तो लिखेंगे the RNA chain is synthesized in 5' to 3' direction। अब लिखिए RNA polymerase unzips the DNA double helix and forms a open loop नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, one of the strands called template strand आप टेम्पलेट नहीं लिख के लिखिए वन ऑफ द स्ट्रैंड कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर mRNA synthesis। कोडिंग स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर mRNA synthesis। नेक्स्ट पॉइंट, RNA polymerase utilizes ribonucleoside ट्राइफॉस्फेट। और राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है भाई? जैसे ATP, CTP, UTP एंड GTP, ये सब हमारे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं। गॉट इट? As substrate, utilizes ribonucleoside triphosphate as substrate and polymerizes them to form mRNA following the rule of complementarity। polymerizes them to form mRNA following the rule of complementarity। Next point, the process of opening of helix and elongation of polynucleotide continues until the enzyme reaches the terminator gene।
तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक टर्मिनेटर जो हमारा सीक्वेंस वहां तक नहीं पहुंचेगा, जब तक टर्मिनेटर हमारा उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का नहीं आता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, इलोंगेट करता रहेगा, चेन हमारी बनती चली जाएगी। अब जैसे ही टर्मिनेटर आएगा तो कौन सा प्रोसेस होगा भाई? टर्मिनेशन। तो हेडिंग डालेंगे आप टर्मिनेशन, लिखिए टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज recognizes the terminator by termination factor called rho factor. Next point, after RNA polymerase reaches terminator region, after RNA polymerase reaches terminator region, the newly synthesized mRNA transcript along with enzyme, बेटा जहां mRNA ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है वहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नेसेंट आरएनए। तो मैंने बोला था न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA ट्रांसक्रिप्ट या नेसेंट आरएनए along with enzyme is released। तो मैंने आपको बताया क्या कि लास्ट में क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं हमारे कौन कौन, जो नया फॉर्म्ड mRNA है और साथ में आपका एंजाइम, दोनों अलग हो जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट लिखिए, द प्रोसेस ऑफ mRNA leaves the processed mRNA leaves the nucleus and enter the cytoplasm तो प्रोसेस तो अभी हुआ नहीं है, प्रोसेस तो कब होगा? जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगी। प्रोसेस्ड mRNA ही तो नो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, पहले तो उसकी प्रोसेसिंग होनी बाकी है। लेकिन उसके अलावा एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस हमारा एब्सेंट है और यूकैरियोट्स के अंदर होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आपके ये प्रोसेस, देखिए इधर देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बोला था क्या कि जो आपका ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, वहां तो न्यूक्लियस और साइटोसोल मतलब जो इनका साइटोप्लाज्म है वो एक ही जगह को होता है, वहीं पे हमारा थोड़ा बहुत न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके अलावा यूकैरियोट के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये एक सेपरेट प्रोसेस है, और जो ट्रांसलेशन है ये एक क्या होता है? सेपरेट प्रोसेस होता है। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस में हो रहा है और ट्रांसलेशन इनका साइटोप्लाज्म में हो रहा है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अंदर दोनों न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो अलग है ही नहीं, तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो और चाहे ट्रांसलेशन हो। और इनकी खास बात और है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस मैंने क्या बताए थे, ये क्या होते हैं? कपल्ड होते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होता, उससे पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। अरे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो, एमआरएनए बने तो ट्रांसलेशन होना, यहाँ पे क्या होता है? एमआरएनए बनता चला जाता है आगे आगे और पीछे पीछे भैया प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है दोनों। तो ऐसे टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को मैंने क्या कह रहा था? को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। क्या नाम दिया था? को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैंने नाम दिया था ना भाई आपको। तो वही काम होता है यहाँ पे, किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर, सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर तो ये दोनों सेपरेट प्रोसेस होंगे। तो इस चीज को आप एक बार लिख लीजिए, इस प्रोसेस को एक बार जल्दी से लिखिए।
लिखिए, देखिए, mRNA require no processing in prokaryotes to become active. And next point, in bacteria or prokaryotes, transcription and translation are coupled process. Next point, transcription and translation take place in the same compartment, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, no separation of cytosol and nucleus. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं होता साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, तो जो भी काम होगा वो सेम ही कंपार्टमेंट में होगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रांसलेशन कैन बिगन before mRNA is fully transcribed. Translation is begun before mRNA is fully transcribed. तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि mRNA जो सिंथेसिस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, दोनों में बहुत अंतर है. प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसलेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है वो दोनों ही सेम कंपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर सेपरेट कंपार्टमेंट में होंगे. प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर होती है. तो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, दोनों के बीच में ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है. एक डिफरेंस और होता है, यहाँ पे वो बताया नहीं है मैंने, जब भी यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने में यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आईएफ्स कहा जाता है. आईएफ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स को किसी इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. गॉट इट. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को अलग बना देते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, कपल्ड प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोकैरियोट्स में. लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर बोथ सेपरेट प्रोसेस, and transcription will take place inside the nucleus and translation will take place inside the cytoplasm. तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर है. अब हेडिंग डालेंगे आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की. ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में मैंने आपको बताया 3 स्टेप का प्रोसेस है, 5' कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड 3' टेलिंग. तो आप हेडिंग डालेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग. और ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है. ये भी कहां होगी, न्यूक्लियस के अंदर ही होगी. इसकी भी लोकेशन कहां है, न्यूक्लियस की है. साइट क्या है, न्यूक्लियस है. जब तक वो mRNA बिल्कुल फुली फंक्शनल तैयार नहीं हो जाता तब तक वो न्यूक्लियस को लीव नहीं कर सकता. एक बार वो कंप्लीटली फॉर्म हो गया उसके बाद वो वहां से साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा. आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा. अब पहला स्टेप लिखेंगे उसका, सबसे पहला जिसे कहते हैं 5' कैपिंग. लिखिए 5' कैपिंग. इसमें लिखिए here an unusual nucleotide called methyl guanosine triphosphate
मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट cap is added to 5' end, is added to 5' end of hnRNA, of hnRNA। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो कि ये कैपिंग क्यों करी जाती है, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ये जो हमारा इसको ट्रांसफर किया जाएगा ना मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को, जैसे सपोज करो ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे, ये 3 प्राइम एंड है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए एक एंजाइम होता है जो इसको ट्रांसफर करवाएगा यहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ग्वानिल ट्रांसफरेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्वानिल ट्रांसफरेज, ये वो एंजाइम है जो ट्रांसफर करवाएगा। गॉट इट। और ये जरूरी क्यों है, तो लिख लीजिए, कैप इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। कैप क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया था mRNA और राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स आगे चल के ट्रांसलेशन करने में बनेगा, तो ये राइबोसोम यहाँ पे तभी बाइंड करेंगे जब 5' कैप यहाँ पे लगी होगी, और अगर नहीं लगेगी तो ये राइबोसोम बाइंड नहीं करेंगे और ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो लिखिए, कैप इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल if cap is lacking, translation is not possible if cap is lacking। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्प्लाइसिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग में लिखेंगे द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट, hnRNA, जो शुरुआत में बनता है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ब्रैकेट में लिखेंगे hnRNA contain both exon and introns, contain both exon and intron and required to be processed, and required to be processed before they become translationally active mRNA, required to be processed before they become translationally active mRNA। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the introns are removed, the introns are removed by a process called RNA processing और RNA splicing। तो लिख लीजिए, the introns are removed by a process called RNA processing और RNA splicing, splicing से सारे इंट्रॉन हट जाएंगे, और वहां पे कौन सी प्रोटीन थी, एक स्मॉल न्यूक्लियर न्यूक्लियोप्रोटीन ना, तो उसके बारे में लिख लीजिए, द प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ SNRNP, is catalyzed by a large complex of SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जो साथ में मिलके क्या कहलाती है, कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम। तो आगे लिखेंगे SNRNP called spliceosome that excises मतलब क्या होता है, वहां से काट देना, वहां से कट कर देना, excises the intron and exons are jointed together, इंट्रॉन्स को निकाल दिया और एक्सॉन्स जो बचे हुए थे उनको साथ साथ में जोड़ दिया जाता है, इंट्रॉन्स को सबको कट करके यहां से सब बाहर कर दिए, सब बाहर कर दिए, याद होगा आपको। गॉट इट। एंड लास्ट स्टेप होता है
जिसे कहते हैं हम लोग 3' टेलिंग, 3' टेलिंग, और ब्रैकेट में लिख देंगे पॉली एडिनाइलेशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन के अंदर मैंने क्या बताया था भाई, पॉली एडिनाइलेशन क्या होगा कि बहुत सारे 200 से 300 एडिनाइलेट 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाएंगे। तो लिखिए इसमें, हेयर एडिनाइलेट रेसिड्यूज, स्पेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज कितने, 200 से 300, कितने, 200 से 300, 200 to 300 are added at 3' end of hnRNA, and in hnRNA with the help of enzyme poly A polymerase। तो इन एडिनाइलेट को यहाँ पे ट्रांसफर करा जाएगा, यहाँ पे ऐसी बहुत बड़ी टेल बन जाती है। तो इन एडिनाइलेट को यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एंजाइम है, पॉली ए पॉलीमरेज, जो इसको यहाँ पे करवा रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी चेन को लगवा रहा है। और यहाँ पे इसको ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एंजाइम था, ग्वानिल ट्रांसफरेज। तो इस तरीके से हमारा एक फुली फंक्शनल एमआरएनए तैयार हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस इसके कर लीजिएगा सारे के सारे, कहीं डाउट आता है तो कल मैं 1 घंटे का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रखूंगा। गॉट इट, टाइम बता दूंगा आपको, जिस भी समय मैं रखूंगा क्लास आपको मैसेज ग्रुप में कर दिया जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपनी क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, और होपफुली मैं सोच रहा हूँ टेस्ट भी रख दिया जाए, लेकिन टेस्ट के लिए अभी पेपर ये जो चैप्टर है इतना सफिशिएंट हो नहीं पाया मेरे हिसाब से। तो प्रीवियस चैप्टर्स का टेस्ट कर लिया जाए, वो तो मैं कल ही पूछ लूँगा आप लोगों से कैसे करना है, क्योंकि आपके और स्कूल में क्या सिलेबस चल रहा है, हालांकि छुट्टी चल रही होंगी, और किस तरीके से आपके यूटीज में क्या आ रहा है, तो उस बेसिस पे मैं जो है डिसाइड करूंगा कि मुझे किस किस जो चैप्टर हैं उनको लेके एग्जाम आपका बनाना है। गॉट इट। तो ध्यान से अपनी जो भी चीजें हैं अपनी तैयार कर लीजिएगा। कोई चीज ना समझ में आए तो कल डाउट सेशन है, आप पूछ लीजिएगा, दोबारा इन चीजों को अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ तक अच्छे से देख लेना, लेकिन पूरा लिख लीजिएगा। गॉट इट। So that's all about today's class. Thank you.